yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. कहानी की शुरुआत स्टीफन और उसके दोस्त निक से होती है, जो कि अपने धंधे को बेहतर करने की कोशिश में है। हालांकि एक समय में स्टीफन बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन शादी के बाद उसने आम जिंदगी को चुना, जिसके बाद स्टीफन निक के साथ सी फूड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, जो कि एक फालतू बॉस के अंडर काम करता है। लेकिन स्टीफन अपने धंधे को लेकर काफ़ी चिंता में है, क्योंकि बॉस के अंडर उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने घर का खर्च और बाकी कर्जा चुका सके। इसलिए स्टीफन मिस्टर पार्क नाम के बिजनेसमैन को मिलता है और यहाँ पार्क स्टीफन को बहुत बड़ा केकड़ा दिखाता है, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे केकड़े कोरिया में बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए पार्क स्टीफन के साथ डील करता है कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे क्रैब्स शिप के थ्रू तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ स्टीफन बहुत बड़ा रिस्क लेकर पार्क को सारे पैसे दे देता है, क्योंकि अगर पार्क अच्छा इंसान हुआ तो उसे केकड़ों से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो कि उसके पूरे कर्जे को साफ कर देगा। खैर, इसके बाद हम स्टीफन की वाइफ जेनी को देखते हैं, जो कि घर को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। खैर, इसके बाद स्टीफन जेनी को केकड़ों की डील और बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन जेनी उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि पहले भी स्टीफन ने बिजनेस के नाम पर बहुत सारे नुकसान कर दिए। खैर, इसके बाद हम जी की गैंग को देखते हैं, जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग और औरतों को बेचने जैसे क्राइम करते हैं। और यहाँ वो कर्जे के पैसे लेने एक ओल्ड मैन के घर जाता है, लेकिन ओल्ड मैन पैसों के मामले में कंगाल हो चुका है। और तभी ओल्ड मैन की बेटी घर में एंट्री लेती है, जिसे देख जी ओल्ड मैन को कहता है कि तुम्हारे पैसे पूरे हो चुके हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन की बेटी को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है, पर थोड़ी दूर जाकर जी की कार स्टीफन की कार से टकरा जाती है, जिसे देख जी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। और तभी स्टीफन ड्राइवर को कहता है कि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप एक बार कार को देख लो। लेकिन ड्राइवर उसे कहता है कि ये मेरा कार्ड रखो, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम मुझे बाद में इस नंबर पर कॉल करना। लेकिन स्टीफन उसकी मिन्नतें करने लगता है कि एक बार प्लीज़ कार को देख लो। अब स्टीफन की बातों को सुन ड्राइवर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो कुछ पैसे स्टीफन के मुंह पर मारता है कि पैसे रखो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब इसे देख जेनी भड़क जाती है, जो कि पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगती है। और जेनी को देख जी के मन का शैतान जागता है, और इससे पहले मामला थोड़ा और ख़राब होता, जी अपने ड्राइवर को मारने का ड्रामा करने लगता है, जिसे देख स्टीफन और जेनी को बहुत ही अजीब लगता है, जिसके चलते वो उन्हें जाने देते हैं। फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद निक स्टीफन को कहता है कि अभी तक तो केकड़ों की शिप को आ जाना चाहिए था, समय तो 1 महीने से ऊपर हो चुका है। और तभी स्टीफन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जिसने स्टीफन को मिस्टर पार्क से मिलवाया था, जो कि स्टीफन को कहता है कि चाइना और हमारी कंट्री के बीच थोड़ी अनबन चल रही है, इसलिए चाइना ने सभी शिप को सीज कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी ये मामला भी निपट जाएगा। और इधर जेनी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक आपके घर को सीज कर देगा, जिसे सुन जेनी बहुत ही परेशान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जेनी को जी के लोग हर जगह फॉलो कर रहे हैं। फिर उसी रात स्टीफन जेनी को खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाता है, क्योंकि आज जेनी का बर्थडे है, जहां जेनी स्टीफन को कहती है कि हमें थोड़े समय के लिए एक दूसरे से तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे लोन चुकाने की डेट आगे बढ़ जाएगी। और तभी स्टीफन उसे बताता है कि मैं बहुत से पैसे केकड़ों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका हूं, जो कि 1 बिलियन वॉन है, लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं बिजनेस को 4 चांद लगा दूंगा। लेकिन 1 बिलियन की रकम सुनकर जेनी गुस्से में भर जाती है और बिना केक काटे यहाँ से घर चली जाती है। लेकिन घर आते ही जेनी को एहसास होता है कि उसने स्टीफन के साथ ठीक नहीं किया, और तभी वो स्टीफन को मैसेज कर देती है कि मैं घर आ चुकी हूँ, तुम भी घर आ जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद जेनी के घर में जी के लोग घुस जाते हैं, जो कि जेनी को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। और इधर घर जा रहे स्टीफन को रास्ता ब्लॉक मिलता है, क्योंकि जी के लोग अपनी कार से कुछ सामान को शिफ्ट कर रहे थे, ताकि इससे उन्हें टाइम मिल जाए जेनी को ले जाने का और स्टीफन का टाइम खराब करने का। खैर, अब थोड़ी देर बाद स्टीफन अपने घर पहुंचता है, और घर की हालत देख स्टीफन समझ जाता है कि जेनी किडनैप हो चुकी है। और दूसरे दिन ऑफिसर बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, जिन्हें बिल्डिंग के बाहर एक वैन दिखती है, जो कि उन्हीं किडनैपर्स की थी।
लेकिन बारिश होने के कारण उन्हें नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद स्टीफन को जी की कॉल आती है, जो कि उसकी जैनी से बात करवा कर कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था, मैं जैनी को मार भी सकता हूँ, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फार्मस्यूट स्टोर पर अकेले आ जाना। और जैसे ही स्टीफन स्टोर में पहुंचता है तो उसके नाम पर जी ने एक टेबल बुक कर रखा था, जिसके साथ ही एक बड़ा सा बैग भी पड़ा था। जिसके थोड़ी देर बाद स्टीफन को जी की कॉल आती है, जहां जी स्टीफन को कहता है कि सामने पड़े बैग में बहुत सारे पैसे हैं, उन्हें लेकर एक नई जिंदगी शुरू करो और अपनी बीवी को भूल जाओ। और इसी के साथ जी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था किसी को साथ लेकर मत आना, और तुम अपने फुद्दू दोस्त को ले आए। अब ये सुनते ही स्टीफन जी को देख लेता है, जो कि अपनी कार से भाग रहा था, पर थोड़ी दूर जाते ही स्टीफन और निक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन अफसोस ये कोई और ही था। खैर इसके बाद दोनों पैसों का बैग लेकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी सारी सिचुएशन पुलिस को एक्सप्लेन करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और पुलिस भी पैसों के बैग को अपने पास रख लेती है एक एविडेंस के तौर पर। और साथ ही जैनी को किडनैप हुए 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस जैनी को ढूंढने में बहुत ही आलस दिखा रही थी। और तभी स्टीफन नोटिस करता है कि उसकी बीवी की तरह और भी बहुत सी फीमेल किडनैप हो चुकी हैं, जो कि अब तक नहीं मिली, जिसे देख स्टीफन समझ जाता है कि उसे खुद ही जैनी को ढूंढना होगा। जिसके चलते स्टीफन कुछ पैसे लेने अपने बॉस के पास जाता है, जो कि उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। और तभी स्टीफन अपना एक्शन दिखाता है, जिससे डरकर स्टीफन को पैसे दे दिए जाते हैं। और पैसे लेने के बाद स्टीफन और निक लियो नाम के बंदे को मिलते हैं, जो कि कैच मी इफ यू कैन का लियोनार्डो है, क्योंकि ये भी बहुत से कारनामे करता रहता है। और यहाँ निक ली को काफ़ी समय से जानता है, यानी कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। खैर अब यहाँ निक ली को स्टीफन की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद उसी रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में ली को किडनैपर्स की वैन का प्लेट नंबर मिल जाता है, जो कि नकली था। जिसके बाद ली अपनी इन्फॉर्मेशन से नकली प्लेट देने वाले ग्रुप को ढूंढ लेता है, जहां स्टीफन उनसे उसी प्लेट के बारे में पूछता है कि वो प्लेट नंबर तुमने किसको दिया था। लेकिन यहाँ के लोग स्टीफन को हल्के में ले लेते हैं, और मार खाने के बाद यहाँ की लेडी उन्हें कहती है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें उनका बिजनेस कार्ड दे सकती हूँ। जिसके बाद स्टीफन उसी बिजनेस कार्ड को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये कार्ड पिछले साल का है। और तभी स्टीफन को वही वैन और आदमी दिखता है जिसे स्टीफन ने किडनैपिंग वाली रात देखा था। अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टीफन उसे दबोच लेता है, लेकिन जैसे तैसे वो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद स्टीफन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस को एक औरत की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन ये डेड बॉडी किसी और की थी, जो कि 2 साल पहले जैनी की तरह किडनैप हो चुकी थी। जिसके बाद स्टीफन इसी औरत के पति टाय से मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि जब मेरी बीवी बीमार थी तो मुझे लोगों से सिर्फ दुआएं मिली, मदद नहीं। और तभी जी ने उसकी हालत देख उससे कांटेक्ट किया, जहां हम जान पाते हैं कि टाय ने अपनी बीवी के बदले जी के पैसों को चुना, जिसका गिल्ट आज भी टाय के अंदर भरा है। खैर थोड़ी देर बाद टाय स्टीफन को कुछ डॉक्यूमेंट देता है, जिससे स्टीफन को जी के आदमी का पता चलता है। और इसे देखते ही स्टीफन उसे पहचान जाता है कि ये तो वही ड्राइवर है। और इधर टाय खुद को मारकर अपने गिल्ट को खत्म कर देता है। और थोड़ी देर बाद स्टीफन जी के आदमी को मारकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन सीसीटीवी में जी स्टीफन को देख लेता है। जिसके बाद वो स्टीफन को वीडियो कॉल करता है, जहां वो स्टीफन को कहता है कि अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो इस पप्पू को मार दो। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण स्टीफन उसे मार देता है। जिसके बाद जी स्टीफन को कहता है कि पहले मेरे पैसे वापस करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी वापस कर दूंगा। और फ़ोन कट होते ही स्टीफन जी के आदमी को होश में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टीफन ने गला घोटते समय उसकी ऐसी नस दबा दी थी जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया था। और थोड़ी देर बाद होश में आकर जी का आदमी उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे जी सभी फीमेल्स को आगे बेच देता है, और अगर उन्हें बेचकर उसके पैसे पूरे नहीं होते तब जी लड़कियों के ऑर्गन बेचकर अपने पैसों को पूरा कर लेता है। खैर अब यहाँ जी के आदमी को उनकी असली लोकेशन नहीं पता था कि वो लड़कियों को कहाँ रखते हैं, लेकिन यहाँ वो उन्हें गैंगवन नाम की जगह के बारे में बताता है कि शायद वो तुम्हें वहाँ मिलेंगे। खैर अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने आती है जी के पैसों की,
क्योंकि वो पैसे पुलिस के पास थे, लेकिन ली के पास सभी चीज़ों का तोड़ है, जिसके चलते वो निक के साथ मिलकर पैसों को चुराने का तय करता है, जो कि थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर बनकर पुलिस स्टेशन में एंट्री लेते हैं, जहां दोनों एक ऑफिसर को अपनी बातों में लगाकर पैसों को ले जाने ही लगते हैं कि तभी उस ऑफिसर को दोनों पर शक हो जाता है, जिसके चलते वो बाकी ऑफिसर को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन तभी स्टीफन एक कार को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते तीनों पैसों के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। और इधर जेनी भी जी के अड्डे से भाग जाती है, और इससे पहले वो पुलिस स्टेशन में पहुंच पाती तभी जी आकर उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ स्टीफन का सब्र टूटने लगता है, जिसके चलते वो जी की लोकेशन पर पहुंचकर उसके लोगों को मारने लगता है। लेकिन फिर भी जेनी उसे कहीं नहीं मिलती, और तभी स्टीफन उसी जगह को नोटिस करता है जहां से जेनी भागी थी। और इसे देख स्टीफन समझ जाता है कि जेनी यहाँ से भाग चुकी है, और बाहर जी की लोकेशन पर पुलिस भी आ चुकी थी। खैर, इसके बाद स्टीफन कार लेकर जेनी को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे जी की कार दिखती है, जहां जी का आदमी उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे अड्डे का पुलिस को पता चल चुका है, और साथ ही स्टीफन गैंडा भी सभी को तोड़ चुका है। और तभी जी स्टीफन को पहचान जाता है, जिसके चलते वो स्टीफन से बचकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ वो स्टीफन को और गुस्सा दिला देता है, जिसके चलते स्टीफन जी की कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें स्टीफन की कार क्रैश हो जाती है, जिसे देख जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इसे नहीं पता कि स्टीफन मॉन्स्टर है, और मॉन्स्टर आसानी से नहीं मरते। और यहाँ भी स्टीफन दोबारा से उठकर जी की अच्छी सेवा करता है, जिसमें जी के हाथ पैर टूट जाते हैं। फिर इसके बाद स्टीफन जाकर जेनी को मिलता है, जिसे पाकर स्टीफन बहुत ही खुश था। और कहानी के आखिर में स्टीफन अपने दोस्तों के साथ मिलकर केकड़े बेचने का धंधा शुरू करता है, जो कि बहुत ही प्रॉफिट में था। यानी कि स्टीफन अब अमीर हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो सबसे पहले बताया जाता है कि कोरिया की स्टेट में चाइनीज और कोरियन गैंग काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी, जिसके चलते आसपास के लोग काफ़ी दिक्कत में आ रहे थे। इसलिए 2004 में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें सभी गैंग का सफाया करना था। और ये मूवी उसी घटना पर आधारित है। खैर, चाइना टाउन में दिखाया जाता है कि दो मुस्टंडे आपस में लड़ाई कर रहे थे कि तभी स्टीफन आकर मामले को संभाल लेता है। और स्टीफन को देख चाइना टाउन के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और मुस्टंडे परेशान। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि स्टीफन का कितना खौफ है। खैर, इसके बाद स्टीफन एक विक्टिम को मिलता है, जिसे नाइफ से स्टैब किया गया था। और ये विक्टिम वेनम गैंग का मेंबर है। और अपने गैंग मेंबर की हालत देख गैंग लीडर वेनम अपने लोगों को काम पर लगा देता है कि जिसने ये काम किया उसे ठिकाने लगा दो। लेकिन तभी यहाँ पर स्टीफन आ जाता है, जो कि एक ही थप्पड़ से सबको शांत कर देता है। खैर, इसके बाद वेनम स्टीफन को कहता है कि हमारे आदमी को हुलैंग ने स्टैब किया, जो कि इशू गैंग का मेंबर है। और ये गैंग चाइनीज और कोरियन गैंग से मिलकर बनी है। लेकिन स्टीफन उसे कहता है कि इस मामले को मैं संभालूंगा। जिसके बाद स्टीफन हुलैंग के पास जाता है और स्टीफन को देख हुलैंग डरकर भागने लगता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर स्टीफन उसे पकड़ लेता है। खैर, इसके बाद हम जैंग को देखते हैं, जो कि चाइनीज गैंग ब्लैक ड्रैगन का लीडर है, जो कि अपने साथी सियोंग और यांग के साथ काम करता है। और ये तीनों सियोल के चाइना टाउन में ज़्यादा ब्याज पर लोन देते हैं। लेकिन जो इंसान लोन नहीं चुका पाता उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। खैर, इसके बाद स्टीफन जाकर जेंगसू को मिलता है, जो कि इशू गैंग का लीडर है। और यहाँ स्टीफन जेंगसू को कहता है कि अपने मामलों को शांति से निपटाया करो, मुझे मेरे इलाके में कोई सरदर्दी नहीं चाहिए। जिसके बाद स्टीफन जेंगसू और वेनम को दोस्ती करने को कहता है कि एक दूसरे से वादा करो, आगे से ये सब नहीं करोगे। और स्टीफन के जाते ही वेनम के आदमी की कॉल आती है, जिसने जैंग से $40,000 का कर्जा लिया था, जो कि ब्याज के साथ $1,00,000 बन चुका था। इसलिए जैंग वेनम को अपने पास बुलाता है, क्योंकि अब उसे एक की जगह $2,00,000 चाहिए, क्योंकि उसका काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है। लेकिन वेनम पैसों की जगह जैंग को जलील करने लगता है, जिसे सुनते ही जैंग वेनम को स्टैब कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब वो पैसे मैं तेरी गैंग से पूरे करूंगा।
अब जैंग की हरकत से आप लोग अंदाजा लगा लो कि जैंग पैसों के लिए क्या कर सकता है। खैर दूसरी तरफ गैंग लीडर वैंग स्टीफन को पटाने में लगा था, क्योंकि इसी की जगह पर वेनम का आदमी जख्मी था। इसलिए वैंग को डर था कि कहीं ये भी इस मामले में ना फंस जाए। लेकिन स्टीफन ने सारा मामला संभाल लिया और तभी हम ब्लैक ड्रैगन्स को देखते हैं, जो कि वैंग के क्लब में आए थे, जहां स्टीफन भी पूरी मस्ती कर रहा था। लेकिन सुबह होते ही स्टीफन को पता चलता है कि यहाँ के एम्प्लॉय का तीनों ने हाथ काट दिया, क्योंकि वो तीनों को बदतमीजी करने से रोक रहा था। जिसके बाद यहाँ की लड़की ऑफिसर को कहती है कि वो लोग चाइनीज एक्सेंट में बात कर रहे थे और उनकी बातों से मुझे पता चला कि वो लोग जीएस एरिया से थे। जिसके बाद वैंग अपने लोगों को कहता है कि तीनों को जल्दी ढूंढो, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई जैसे आदमी को मारा। खैर इसके बाद हम एडम को देखते हैं, जो कि वेनम गैंग का मेंबर है और यहाँ वो कर्जे के पैसे जैंग को वापस कर रहा था। लेकिन पैसे पूरे ना होने के कारण जैंग उसे कहता है कि मैंने तुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि तू कर्जे के पैसे पूरे कर सके। लेकिन एडम उसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी पैसे पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि इशू गैंग के पास ज़्यादा बिजनेस है और हमारे पास बहुत ही कम। और इधर सीसीटीवी फुटेज से स्टीफन को तीनों का पता चलता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण तीनों की शक्ल दिखाई नहीं देती। जिसके बाद स्टीफन जाकर जेंगसू को मिलता है, जहां वो जेंगसू को कहता है कि मुझे ये तीनों चाहिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उनकी जगह मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, क्योंकि तेरी शक्ल उनमें से एक गंजे से मिलती है। और थोड़ी देर बाद स्टीफन को वेनम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे बेरहमी से काटकर कचरे में फेंक दिया गया था। और तभी स्टीफन की नज़र गार्बेज ट्रक पर पड़ती है, जिसमें बचे हुए बॉडी पार्ट थे, और इन्हें देख स्टीफन भी काफ़ी परेशान हो जाता है। और इधर जैंग वेनम की गैंग के साथ मिलकर जेंगसू के एरिया में तोड़फोड़ करने लगता है। और एडम को देख जेंगसू समझ जाता है कि ये सब वेनम कर रहा है। लेकिन अंदर आते ही उसकी मुलाकात होती है जैंग से, जहां जैंग जेंगसू को कहता है कि आज से ये जगह मेरी, और आज के बाद मुझे आसपास भी दिखाई मत देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जिसके बाद एडम और जैंग के लोग आसपास के दुकानदारों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल करने लगते हैं, जिससे जैंग को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा था। और उसी रात जैंग एडम की वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देख एडम पूरी तरह टूट जाता है। और इधर स्टीफन को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलती है कि तीनों चाइनीज़ गैंग ब्लैक ड्रैगन का हिस्सा हैं, जो कि पैसों के लिए अपने बाप को भी मार सकते हैं। जिसके बाद स्टीफन के फ़ोन पर सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है। जिसके बाद स्टीफन अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है कि तभी उनके सामने जैंग आ जाता है, जिसे देखते ही स्टीफन पहचान जाता है। लेकिन जैंग भी काफ़ी तेज़ है और स्टीफन को देख समझ जाता है कि ये सारे पुलिस ऑफिसर हैं, जिसके चलते यहाँ पर भारी हलचल मच जाती है, जिसकी आड़ में तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। और इधर एडम अपनी बीवी को पीट रहा था, क्योंकि वो जैंग को मार नहीं सकता। और तभी वैंग के आदमी आकर एडम को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि एडम ने जैंग के साथ मिलकर वैंग के इलाके पर भी कब्जा कर लिया। इसलिए वैंग एडम को टॉर्चर कर रहा था। जिसके बाद एडम वैंग को सब बता देता है कि कैसे जैंग ने अपने पैसे पूरे करने के लिए वेनम गैंग पर कब्जा किया, और अब वो सभी गैंग को ख़त्म कर खुद सबका बॉस बनना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत से पैसे कमा सकता है। खैर इसके बाद स्टीफन उसी रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ एक बच्चा स्टीफन को अपना हीरो मानता है। और उसी रात जैंग के अड्डे पर जेंगसू के आदमी अटैक कर देते हैं, जिसके चलते यांग और श्यूंग जेंगसू को सबक सिखाने निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें जेंगसू घेर कर मारने लगता है। लेकिन दोनों ही जेंगसू की गैंग पर भारी पड़ रहे थे कि तभी यहाँ पर स्टीफन पहुँच जाता है, जहाँ स्यूंग स्टीफन के आड़े आ जाता है और यांग यहाँ से बचकर भाग जाता है, जो कि भागने के बाद सारी सिचुएशन फ़ोन पे जैंग को बता देता है। जिसके बाद स्टीफन स्यूंग से बाकी दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन स्यूंग स्टीफन को गालियां देने लगता है, जिसका जवाब स्यूंग को काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन तब भी स्यूंग उन्हें कुछ नहीं बताता, वो उल्टा खुद को ही मारने की कोशिश करता है। खैर इसके बाद हम जेंगसू को देखते हैं, जो कि अपने फैमिली फंक्शन में बिजी था कि तभी यहाँ पर यांग आ जाता है, जो कि पूरे फंक्शन में हल्ला कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद जैंग आकर जेंगसू को मार देता है, और ये खबर को टीवी पर देख स्टीफन और बाकी ऑफिसर टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद स्टीफन का चीफ उन्हें दूसरे ऑफिसर से मिलवाता है,
जो कि जैंग के केस को अपने हाथ में लेने आया था। और तभी हम जान पाते हैं कि चाइना में जैंग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए वो चाइना से भागकर कोरिया आ गया। खैर, अब स्टीफन और कैप्टन ज्यून चीफ को अपने झूठ में फंसा लेते हैं कि हम केस के बहुत ही नज़दीक हैं और जैंग की गैंग अब बढ़कर बहुत ही बड़ी हो चुकी है, इसलिए हमें 10 दिन का समय चाहिए। जिसके चलते दूसरा ऑफिसर कैप्टन से लड़ने लगता है, लेकिन ये पैंतरा कैप्टन और स्टीफन के काम आ जाता है। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद जैंग कुछ बिजनेसमैन को मिलता है जिनकी प्रॉपर्टी पर वैंग के लोगों का कब्जा था, और इसके बदले में वो जैंग को $5 लाख ऑफर करते हैं। लेकिन जैंग उनसे $1 मिलियन की डिमांड करता है कि अगर मुझे 1 मिलियन मिले तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और मौका देखकर एडम वैंग के लोगों को जैंग का पता बता देता है, जिसके चलते वैंग के लोग जैंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। पर इसमें जैंग का आदमी काफ़ी जख्मी हो जाता है और तभी एडम अपना बदला लेने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर एडम की मौत हो जाती है। खैर, इसके बाद स्टीफन टाउन के लोगों को इकट्ठा करता है कि जब भी कोई गैंग मेंबर आपसे पैसे लेने आए तो उनकी फ़ोटो खींच लेना, क्योंकि इससे हम सभी गैंग को पकड़ सकेंगे। जिसके बाद टाउन के सभी लोग गैंग वालों की फ़ोटो खींच लेते हैं, जिन्हें देख कैप्टन स्टीफन को कहता है कि टोटल 26 मेंबर हैं जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर पकड़ना होगा। पर स्टीफन कैप्टन को कहता है कि हमें 1 दिन में सबको पकड़ना होगा, क्योंकि ज़्यादा देर करने से ये सब भाग सकते हैं। फिर दूसरे दिन 2 चाइनीज़ ऑफिसर सियोंग को लेने आते हैं, जहां स्टीफन सियोंग को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे जैंग का पता दे दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, नहीं तो चाइनीज़ गवर्नमेंट तुम्हें मार देगी। खैर, इसके बाद दोनों चाइनीज़ ऑफिसर ड्रग्स को लेकर बात करने लगते हैं कि हमें कोरिया में ड्रग्स बेचने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कोरिया को अच्छे से जानता हो। और तभी सियोंग उन्हें डील देता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जिसके चलते चाइनीज़ ऑफिसर उसे एयरपोर्ट से ही भगा देते हैं कि बाद में हमें इस नंबर पर कॉल करना। लेकिन ये सब स्टीफन की चाल थी, जिसके चलते सियोंग जाकर जैंग को मिलता है, लेकिन जैंग को इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही थी। लेकिन सियोंग उसे भरोसा दिलाता है, जिसके बाद तीनों ऑफिसर को मिलने का तय करते हैं। लेकिन ऑफिसर को मिलने सिर्फ सियोंग और यांग ही पहुंचते हैं। और रही बात जैंग की, वो वैंग को ख़त्म करने उसके अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर वो यांग से बचने में कामयाब रहता है, जिसे ऑफिसर सियोंग देख लेता है और वो जैंग का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो स्टीफन को कॉल कर जैंग के अड्डे पर आने को कहता है, लेकिन जल्दी ही जैंग को सियोंग का पता चल जाता है और इससे पहले वो सियोंग को मार पाता तभी स्टीफन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन एक बार फिर से जैंग यहाँ से भाग जाता है, जो कि उसी बच्चे के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां जैंग को पता चलता है कि ये लोग मिलकर उनकी खबर पुलिस को दे रहे थे। इसलिए जैंग बच्चे को मारकर भाग जाता है और बच्चे की हालत देख स्टीफन और भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले वो बच्चा स्टीफन को बता देता है कि जैंग फ़ोन पर बात कर रहा था कि वो जल्दी ही चाइना के लिए निकलने वाला है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में तैयार हो रहा था और तभी स्टीफन आकर उसे कहता है कि तुम तो कोरिया में टैक्स भी नहीं भरते, तो इतने टिश्यू बर्बाद करने का क्या मतलब भाई। जिसके बाद दोनों में अमेजिंग फाइट होती है और आखिर में कोरियन मॉन्स्टर जैंग का हाथ तोड़ देता है और उसे कंट्रोल करने के बाद स्टीफन यहाँ से चला जाता है और थोड़े दिन बाद बाकी गैंग का भी सफाया हो जाता है। फिर काफ़ी दिन बाद स्टीफन अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कहानी सिंपल सी है, कोरिया में चाइनीज़ और कोरियन गैंग बहुत ही तंग कर रहे थे, इसलिए कोरियन पुलिस ने सबको साफ कर दिया, लेकिन मूवी के हिसाब से काफ़ी चीज़ें बदली गई। खैर, तो ये थी कहानी कोरियन क्राइम की। कहानी की शुरुआत 1990 बुसान शहर से होती है, जहां प्रेसिडेंट टाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ ये बोलकर जंग शुरू कर देते हैं कि हमारे समाज में बहुत से सड़े हुए अंडे हैं जिन्हें सोसाइटी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इनको ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं। इसलिए कोरियन सरकार एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो कि इन सभी क्राइम की जड़ से जुड़ा हो, क्योंकि ऐसे इंसान के पकड़े जाते ही वो सभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन ख़त्म हो जाएगा। खैर, इसके बाद किम की गैंग के लोग सैम नाम के आदमी को मार देते हैं, क्योंकि किम और जिमी
उसके होटल बिजनेस का प्रॉफिट छीनना चाहते थे। और सैम के मरते ही गवर्नमेंट सैम के केस पर प्रोसिक्यूटर जो को लगा देती है, जो कि सबूतों के हिसाब से और मिस्टर हर की मदद से जिमी को अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ मिस्टर हर जिमी का बिजनेस पार्टनर है और यहाँ जिमी मिस्टर हर का भी प्रॉफिट छीनना चाहता था, जिसके डर से मिस्टर हर पुलिस में जिमी के खिलाफ रिपोर्ट कर देता है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर जो जिमी के बारे में वो सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है, जिनसे साबित होता है कि वो याकुजा गैंग और किम की गैंग के साथ मिलकर काम करता था, जिसके चलते जिमी ने बहुत से क्राइम के साथ अरबों पैसे कमाए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिमी वही इंसान है जिसकी कोरियन सरकार को काफी समय से तलाश थी। खैर, इसके बाद जो जिमी को कहता है कि तुमने जो भी पैदा होने के बाद क्राइम किए उन सबको इन पेपर्स में लिख दो और साथ ये भी लिखना कि कौन तुम्हारे साथ जुड़ा था और कौन नहीं। लेकिन जिमी उसे कहता है कि मैं भी पहले एक सरकारी मुलाजिम था, इसलिए थोड़ी तमीज से बात करो। अब ये सुन जो को गुस्सा आ जाता है, जो कि उसे मारने के बाद कहता है कि कन्फेशन को ढंग से लिखना, नहीं तो चप्पल से मारूंगा तुझे। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां बुसैन शहर 1982 में जिमी कस्टम ऑफिसर था, जो कि करप्शन के मामले में सबसे आगे था। लेकिन एक दिन कोई पागल औरत कस्टम ऑफिस के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट कर देती है, जिसके चलते कस्टम वालों की वाट लग जाती है और सभी अपने काले धन को छुपाने लगते हैं। पर मामला करप्शन का होने के कारण कस्टम ऑफिस का चीफ सबको कहता है कि पैसे तो हम सब ने मिलकर खाए, इसलिए ये इल्जाम किसी एक को अपने ऊपर लेना होगा ताकि बाकी के लोग बच सकें। लेकिन यहाँ कोई सामने नहीं आता और एक दिन जिमी नोटिस करता है कि उनके कंटेनर से कोई चोरी करने की कोशिश में है, लेकिन जिमी उन्हें मारकर भगा देता है। और जब वो खुद उस कंटेनर को चेक करता है तो उसे कंटेनर में 10 किलो ड्रग्स मिलती है। अब यहाँ जिमी 10 किलो ड्रग्स जैपनीज को बेचने का तय करता है, जहाँ मिस्टर यांग उसे कहता है कि मैं माइकल नाम के गैंगस्टर को जानता हूँ, जो कि जैपनीज गैंगस्टर यानी कि याकुजा के साथ काम करता है, जो कि ड्रग्स को खरीदकर हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद दोनों जाकर माइकल को मिलते हैं, जो कि उन्हें ड्रग्स के $30,000 ऑफर करता है और ये ऑफर जिमी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि जिमी रिश्ते में माइकल का दादा लगता है और एक समय में जिमी की फैमिली ने माइकल की फैमिली की काफ़ी मदद की थी, जिसके चलते जिमी दारू के नशे में माइकल से बदतमीजी करने लगता है। जिसके बाद माइकल का खास आदमी पाक जिमी को पेल देता है। खैर, मार खाने के बाद जिमी सीधा माइकल के घर जाता है, जहां माइकल के फादर उसे डांटने लगते हैं कि इनकी इज्जत करना, क्योंकि इनकी फैमिली ने हमारी बहुत मदद की थी और रिश्ते में ये तुम्हारे दादा लगते हैं। जिसके बाद माइकल ड्रग्स के पैसे जिमी को उसी दिन दे देता है और तभी जिमी माइकल और पाक को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहां जिमी माइकल के साथ मिलकर काम करने का तय करता है, जो कि थोड़ी देर बाद माइकल की गैंग में शामिल हो जाता है और यहीं से जिमी के क्राइम रिकॉर्ड बनने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जिमी हेड प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है, जो कि उसे कहता है कि मुझे कैसे भी जेल से बाहर निकालो। जिसके बाद हेड प्रोसिक्यूटर जो को कहता है कि जिमी कोई गैंगस्टर नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसे छोड़ो, अगर पकड़ना है तो माइकल और किम को पकड़ो, क्योंकि वो दोनों असली गैंगस्टर हैं। जिसके बाद जो जिमी को छोड़ देता है। फिर इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां जिमी मिस्टर हर को मिलता है। अब क्योंकि मिस्टर हर जिमी को तब से जानता है जब जिमी एक कस्टम ऑफिसर था और यहाँ वो जिमी को गैंगस्टर के रूप में देख उससे मदद मांगता है, जहाँ मिस्टर हर जिमी को अपने क्लब लाकर सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जैसे कि किम और मिस जियोंग क्लब का ज़्यादातर प्रॉफिट खुद रख लेते हैं और 24% प्रॉफिट वो मिस्टर हर को देते हैं। लेकिन मिस्टर हर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है और इसी काम के लिए मिस्टर हर को जिमी की मदद चाहिए। जिसके बाद जिमी माइकल को कहता है कि हमें किम को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि क्लब और कैसीनो जैसे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन माइकल उसे कहता है कि चाहता तो मैं भी हूँ कि किम रास्ते से हट जाए, लेकिन हम गैंगस्टर के भी कुछ रूल होते हैं, इसलिए बिना वजह मैं उसे नहीं मार सकता। फिर दूसरे दिन जिमी अपने जीजाजी और मिस्टर हर के साथ मिलकर किम और मिस जियोंग से मीटिंग फिक्स करता है, जहां वो सबको कहता है कि तुम लोग अच्छे से प्रॉफिट शेयर नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस में शामिल होना चाहता हूं। लेकिन किम के लोग
तीनों को मारकर भगा देते हैं। जिसके बाद जिमी माइकल को कहता है कि सालों ने मुझे मारकर भगा दिया, मैं तो बस बात करने गया था। अब इस बात से माइकल को मौका मिल जाता है किम को मारने का, क्योंकि जिमी माइकल की गैंग का मेंबर है। जिसके थोड़ी देर बाद माइकल की गैंग जाकर किम के लोगों को बहुत मारती है। जिसके बाद माइकल किम को कहता है कि अब से ये क्लब मेरे दादाजी चलाएंगे और तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन किम माइकल की बेइज्जती कर देता है, जिसके चलते माइकल किम को काफी जख्मी कर देता है। और कुछ दिन बाद जिमी अपने जीजाजी और माइकल के लोगों के साथ मिलकर क्लब पर कब्जा कर लेता है। और रही बात मिस जिंग की, तो जिमी उससे सारे अकाउंट का काम छीन लेता है, यानी कि जिमी आने वाले पैसों का हिसाब खुद रखेगा। जिसके चलते मिस जिंग और जिमी की फाइट हो जाती है। लेकिन फाइट तो एक बहाना था एक दूसरे की बाहों में आने का। खैर थोड़ी देर बाद पुलिस उसी क्लब में रेड मारती है, जो कि किम के कहने पर आई थी। लेकिन जिमी का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेरी जान पहचान तुम्हारे चीफ से है, इसलिए मुझसे ढंग से पेश आना। जिसके बाद जिमी माइकल को कहता है कि मैं तो छूट चुका हूँ, लेकिन साले किम ने तुम पर केस कर दिया क्योंकि तुमने उसके सर पर बोतल दे मारी। जिसके चलते वो 12 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल एडमिट हो गया। लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जिसके बाद जिमी अपने खानदान के पुराने रिश्तेदारों को निकालता है, जो कि पहले प्रोसिक्यूटर थे, और उनकी मदद लेकर जिमी मिस्टर चॉय को मिलता है, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है। और कमाल की बात तो ये है कि जिमी इसका भी दादा लगता है रिश्ते में। खैर इसके बाद प्रोसिक्यूटर चॉय पुलिस को धमकी देता है कि ये हमारे आदमी है, इसलिए आगे से इन्हें तंग मत करना। और काम होने के बाद जिमी प्रोसिक्यूटर को गोल्डन फ्रॉग गिफ्ट करता है एज अ रिश्वत। खैर थोड़ी देर बाद माइकल और उसकी गैंग को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद जिमी माइकल को कहता है कि हम एक फैमिली हैं, इसलिए आगे से मैं अपना दिमाग चलाऊंगा और तुम अपने हाथ चलाना। जिसके बाद माइकल जिमी को यकूजा गैंग के लीडर से मिलवाता है। जिसके बाद जिमी उन्हें कांग्रेसमैन यानी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिलवाता है, जो कि यकूजा को कोरिया में कैसीनो और नाइट क्लब चलाने में मदद करेंगे। और जल्दी ही जिमी और माइकल होटल बिजनेस के साथ साथ बहुत से नाइट क्लब की भी ओपनिंग करते हैं। और एक दिन जिमी का जीजा पिम पाक को कहता है कि मुझे पता है तुम कैसीनो के पैसों में हेरा फेरी करते हो, इसलिए मुझे भी उनमें से कुछ हिस्सा चाहिए। जिसे सुन पाक गुस्से में आकर पिम पर अटैक कर देता है। और जब जिमी को इसके बारे में पता चलता है तो वो पाक को जाकर पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पाक उससे बदतमीजी करने लगता है। और तभी यहाँ माइकल भी आ जाता है, जो कि पाक को मारने के बाद जिमी को वार्न करता है कि तुम दूसरे काम संभाल लो, ऐसे कामों को मैं खुद हैंडल करूंगा। और दूसरे दिन जिमी को होटल में पाक बहुत से लोगों के साथ दिखता है, जो कि जिमी को कहता है कि हमें चारों तरफ फैलना पड़ेगा, क्योंकि किम माइकल को मारने के मिशन पर है। और यहीं से जिमी की ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो खुद को माइकल का बॉस मानने लगा था और वो चाहता था कि सब कुछ मेरे कहने से चले। लेकिन माइकल उसे इन सब चीजों से दूर रहने को कहता है। और जब जिमी नहीं मानता तो माइकल जिमी की बेइज्जती कर देता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम एक गैंगस्टर हो, जरा खुद को आईने में देखो और इन सब चीजों से दूर रहो। खैर इसके बाद जिमी जाकर किम को मिलता है, जो कि उसे कहता है कि माना हमने तुम्हारे काम को छीन लिया, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई और काम दिलवा दूंगा। लेकिन यहाँ किम जिमी को अपने साथ मिल जाने को कहता है कि माइकल को छोड़ो, मेरे साथ मिलकर काम करो, जो तुम्हें माइकल नहीं दे पाया वो मैं दूंगा। और उसी रात माइकल बिल्कुल अकेला था, जो कि अपने होटल रूम की तरफ जा रहा था। और ये खबर किम को मिल जाती है और शहर में भी प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसकी आड़ में किम का आदमी माइकल को स्टैप कर देता है। लेकिन इसमें माइकल बच जाता है। जिसके बाद माइकल को पता चलता है कि जिमी किम के साथ मिलकर उसे निपटाने के चक्कर में था। जिसके चलते माइकल जिमी को सबक सिखाता है, जो कि उसे पीटने के बाद अपनी गैंग से निकालकर कुछ पैसे देता है। और साथ ही माइकल जिमी को वार्न करता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इस क्राइम की दुनिया में दोबारा मत आना, नहीं तो दूसरी बार मैं तुम्हें मार दूंगा। अब इससे जिमी पूरी तरह टूट जाता है, जिसके चलते वो किम के साथ मिलकर काम करने का तय करता है। और यहीं से किम और जिमी की दोस्ती शुरू हो जाती है। और ये थी अब तक की जिमी, माइकल और किम के कनेक्शन की कहानी। और अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहां प्रोसिक्यूटर जो सभी ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि बुसैन शहर में जितनी भी एक्टिव गैंग हैं
सबको अरेस्ट कर लो और अगर कोई गड़बड़ लगे तो जो चाहे करना, क्योंकि ये आदेश प्रेसिडेंट टाई का है। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही माइकल अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन पुलिस फिर भी बहुत सी गैंग के लोगों को पकड़ लेती है। और इधर जिमी किम को कहता है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं तो किसी न किसी तरीके से छूट जाऊंगा। जिसके बाद जिमी अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से प्रोसिक्यूटर जो को पटाने की कोशिश करता है, जहां जिमी जो को कहता है कि माइकल और किम को मैं जानता तक नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। और जब इससे बात नहीं बनती तो जिमी जो को और तरीके से पटाने की कोशिश करता है, लेकिन जो जिमी को वार्न करता है कि तू जो मर्जी कर ले बेटा, बचेगा नहीं। फिर थोड़े दिन बाद पुलिस किम को पकड़ लेती है, जिसके बाद जो जिमी को भी अरेस्ट कर लेता है, जहां किम समझ जाता है कि उसे जिमी ने फंसा दिया। अब यहाँ जो जिमी को ऑफर करता है कि सभी गैंगस्टर के बारे में, यहाँ तक कि माइकल के बारे में भी हमें सब कुछ बता दो। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हें 3 साल से भी कम की सज़ा होगी, नहीं तो 15 साल के लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। जिसे सुन जिमी जो का साथ देने को मान जाता है और कुछ दिन बाद जिमी अपनी फैमिली और बच्चों को पढ़ने अमेरिका भेजने का तय करता है। और तभी माइकल उसे किडनैप कर अपने पास बुलाता है, जहां वो जिमी को कहता है कि मुझे सब पता है, तुम जो के साथ मिलकर हम सबको फंसाने के चक्कर में हो। लेकिन यहाँ जिमी माइकल को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी फैमिली को यहाँ से बाहर भेज दूंगा और तुम्हें भी मैं यहाँ से निकालने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। जिसके बाद माइकल जिमी को कहता है कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें कॉल करूँगा और मुझे यहाँ से निकालने का प्लान बना कर रखना। और एक दिन माइकल जिमी को कॉल करता है कि जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ और मुझे यहाँ से रवाना करो। लेकिन ये सारी बातों को ऑफिसर सुन रहे थे, क्योंकि ये जिमी का प्लान था माइकल को फंसाने का, ताकि उसको कम सज़ा मिले। खैर, इसके बाद जिमी जाकर माइकल को मिलता है, जो कि माइकल को उसका पासपोर्ट देकर यहाँ से जाने ही लगता है कि तभी माइकल जिमी को कहता है कि तुम मेरे साथ मुझे छोड़ने चलोगे। जिसे सुन जिमी की हालत खराब हो जाती है और तभी रास्ते में पुलिस उन्हें घेर लेती है, जिसे देख माइकल समझ जाता है कि ये सब जिमी ने किया, जिसके चलते वो जिमी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पुलिस माइकल को पकड़ लेती है और इसी के साथ हुसैन शहर से सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद कहानी 1990 से 2011 में चली जाती है, जहां जिमी का बेटा जूहैन यूनिवर्सिटी से पढ़कर प्रोसिक्यूटर यूनिट को ज्वाइन करता है, जिसे प्रोसिक्यूटर जो भी देख रहा था। जिसके बाद हम जिमी के घर की पार्टी को देखते हैं, जहां जिमी की फैमिली अपने ग्रैंडसन के पहले जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जिमी के अंदर बहुत सा गिल्ट है, क्योंकि उसने माइकल को फंसाकर जो काम किया, उसका गिल्ट आज भी जिमी को परेशान करता है। खैर, थोड़ी देर बाद एक कैमरा जिमी के चेहरे के पास आता है, जहां माइकल की आवाज़ में कोई जिमी का नाम लेता है। और जैसे ही जिमी अपना चेहरा कैमरे की तरफ घुमाता है, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। 대부님, तो कहानी सिंपल है। एक कस्टम ऑफिसर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में कदम रखता है, जिसकी मुलाकात गैंगस्टर माइकल से होती है, जहां दोनों मिलकर गैंगस्टर किम से उसका सारा काम छीन लेते हैं। लेकिन जैसे ही जिमी की माइकल से थोड़ी अनबन होती है, तो जिमी जाकर किम से दोस्ती कर लेता है। लेकिन आखिर में प्रोसिक्यूटर जो जिमी की मदद से सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन को खत्म कर देता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।